कविता अपने बेटे की शादी का अरमान उस वक्त पूरा करती है जब उसकी मर्जी की बहू उसके घर आती है। अपने दो बेटों की शादी की चिंता अब आधी रह गई थी, क्योंकि अपने बेटे कान्हा की शादी उसने दीपा नाम की लड़की से करवा दी थी और अब बहू घर आ चुकी थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के अगले ही दिन सबके उठने से पहले कान्हा एक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और पूरा घर परिवार छोड़कर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन कान्हा लौटकर नहीं आता। आसपास के सभी लोग उसकी बहू को कोसने लगते हैं, उसे बातें सुनाने लगते हैं और ये सब कविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने कमरे में बैठी कविता इन सभी बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसका छोटा बेटा नवीन वहाँ पर आता है और अपनी माँ को ऐसे देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? कहीं भैया के बारे में तो नहीं सोच रही? देखो माँ, ज्यादा सोचोगे ना भैया के बारे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मत सोचो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मेरी परेशानी की बस एक ही वजह है, मैं कान्हा के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या उसे एक बार भी हमारी याद नहीं आई? कितना समय हो गया है उसको इस घर को छोड़े हुए और वो अभी तक वापस ही नहीं आया है। सिर्फ एक लेटर छोड़ के गया था, उसमें भी बस यही लिखा था कि वो शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर छोड़ के जा रहा है। मैंने तो सब उसकी खुशी के लिए किया था। माँ, आप उनके बारे में क्यों सोच रही हो? जिसने हमारे घर को और हमें छोड़ने से पहले एक बार नहीं सोचा, आप जब देखो तब उनके बारे में सोचती रहती हो। मत सोचा करो माँ, प्लीज मत सोचा करो। आपका एक और बेटा है, यानी कि मैं। मेरे बारे में सोचो, आप मेरे साथ रहती हो, उनको भूल जाओ। बेटा, ऐसे कैसे ना सोचूं? उसके सहारे मैंने एक अच्छी खासी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जब भी मैं दीपा बहू को देखती हूँ तब मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उस नालायक ने क्या किया। ना मैंने उस नालायक की शादी करवाई होती और ना ही इस बेचारी की जिंदगी खराब होती। बेचारी अंदर ही अंदर रोजाना टूट रही है, कितना सह रही है, सिर्फ और सिर्फ उस नालायक करमजले की वजह से। माँ, आपने जो भी किया था वो उनके अच्छे के लिए किया था। अब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चले गए, इसमें आपकी या हमारी क्या गलती है? माँ, आपने जानकर उनकी जिंदगी खराब नहीं की थी और इस बात का बुरा मुझे भी लगता है, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं? अब किस्मत में लिखा था तो उसे बदल तो नहीं सकते ना। बात तो सही कह रहा है तू बेटा। अब तो कान्हा के लौटने की आस भी टूट रही है मेरी, लेकिन ये बात मैं बहू को कैसे बोलूं कि बहू, अब तू अपने पति की वापसी की आस लगाना छोड़ दे। उसकी आस के सहारे वो अपने दिन काट रही है। शायद वो दिन कब आए कि जब वो आके उसकी मांग में सिंदूर भरे। माँ, अगर आप मेरी बात मानो ना तो दीपा को उसके घर भेज दो, क्योंकि भैया के जाने के बाद वो बेचारी यहाँ रहकर क्या ही करेगी? अरे अपने घर जाएगी, उसके माँ बाप दूसरी शादी करवा देंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी और यहाँ भैया का इंतजार करते करते उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कविता और नवीन दीपा के आने वाले कल को लेकर बड़े चिंतित थे। वो ये बातें ही कर रहे थे कि सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी दीपा सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो कमरे के अंदर आकर कहती है, माँ जी, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ हुई किसी भी चीज का इल्जाम आप लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ ना, और ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। मुझसे मेरा बहू होने का हक मत छीनिए। बहू, हम तो तुझे तेरे घर भेजने की बात इसलिए कर रहे थे, तुझे यहाँ रहकर बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम इन तानों से तो बचेगी ना। शायद तो फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। माँ सही कह रही है, आप अपने घर जाकर आराम कर सकती हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। ये आपको लगता है शादी के बाद अगर बेटी ज्यादा दिन अपने मायके रहे तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ बाप को थोड़ी शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं यहीं रहूंगी और उनके वापस आने का इंतजार करूंगी। ये समाज मुझे यहाँ जीने नहीं देगा, वहाँ कम से कम मेरे माँ बाप तो सुखी से रहेंगे। दीपा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर कविता और नवीन दोनों उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता का हल ये नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर कविता अपनी बहू दीपा की शादी अपने जुड़वा छोटे बेटे नवीन के साथ करवाने का फैसला करती है। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने कविता जैसे ही दीपा और नवीन की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाती है, तभी उसका बड़ा बेटा कान्हा वहाँ पर आता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर कहता है, माँ, ये क्या किया आपने?
आपने मेरे भाई से मेरी पत्नी की शादी करवा दी। ये ठीक नहीं किया माँ आपने। इसका पति मैं हूँ। मेरे होते हुए ये शादी कैसे कर सकती है? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती हूँ। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी और अपने परिवार वालों को छोड़ के चला गया था। और तुझे याद है कि तू इसका पति है? उस टाइम तू कहाँ था जब लोग तरह तरह के ताने मार रहे थे? तब कहाँ गया था तू जब तेरी पत्नी दिन रात लोगों के ताने सुन रही थी और रोज जलील हो रही थी? अब हक जताने आया है तू? शर्म नहीं आती तुझे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मुझे ना आप लोग माफ कर दीजिए। लेकिन अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। और दीपा, तुम मेरी पत्नी हो। तुम बस मेरी हो, बस मेरी। तुम पे हक बस मेरा है। मैंने शादी की है और बात रही इससे शादी होने की, मैं नहीं मानता। तुम बस मेरी हो। कान्हा इतना कहकर दीपा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी नवीन कान्हा को रोककर उससे दीपा का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, भैया आपको इस घर में रहना है तो आप रहिए, लेकिन दीपा से दूर रहिए। अब वो आपकी पत्नी नहीं है, अब वो मेरी पत्नी है। और मेरी पत्नी के साथ कोई गलत बर्ताव करे या उसकी तरफ देखे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको आपकी गलती का एहसास हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपने बहुत देर कर दी है, तो दोबारा आप मेरी पत्नी के पास मत जाना। भाई तुझे जो कहना है ना तू कह लियो, लेकिन सच यही है कि तुझसे पहले इसका पति मैं हूँ और इस पे हक मेरा बनता है, क्योंकि कानून की नजर में भी तेरी शादी ना अमान्य है। नवीन और कान्हा दीपा को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। उनको इस तरह से आपस में बहस करते हुए देखकर वहाँ खड़े सभी पड़ोसी उन पर जोर जोर से हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उन सभी लोगों में से एक पड़ोसन नेहा हंसते हुए कविता से कहती है, वाह वाह वाह, ये तो मुझे एक सीरियल जैसी स्टोरी लग रही है बिल्कुल। एक पति भाग गया और पति के भागने के बाद उसने अपने देवर से शादी कर ली, और देवर से शादी की तो की, कुछ टाइम बाद उसका पति वापस आ गया और अब दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है कि बीबी मेरी है, नहीं नहीं मेरी है। वाह वाह वाह, और अच्छा ही है। वैसे भी अब हम ना टीवी सीरियल ना देखना बंद ही कर देंगे, क्योंकि हमारे पड़ोस में खुद इतना अच्छा मनोरंजन हो रहा है, तो टीवी देखने की क्या ही जरूरत है। पहले तो इनके घर में सिर्फ जुड़वा बेटे थे, लेकिन अब तो यहाँ पे जुड़वा पति भी हो गए। क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। जो भी हो, मजा आ रहा है। नेहा तुझे शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? कम से कम यही शर्म कर लेती, तू पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। शर्म आती है ना, ये देख। और वैसे भी जब तुम लोगों को एक कांड करने में शर्म नहीं आ रही, तो मुझे क्यों शर्म आएगी। लेकिन जो भी कहो, तेरी बहू पे ना मुझे बहुत अफसोस आता है। बेचारी जुड़वा पति के बीच में फंस गई है, और उसके सामने तो इतनी बड़ी दुविधा भी है कि किसको पति माने और किसको देवर। नेहा की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। सभी लोगों के बीच में अपना परिवार का मजाक ऐसा उड़ते देख कविता गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अब आस पड़ोस के लोग कविता और उसकी बहू के जुड़वा पति होने का ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक रोज सुबह के समय कविता अपनी बहू दीपा अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सुनीता उसे रास्ते में रोककर अपने बेटे की शादी का कार्ड देते हुए कहती है, ये ले कविता, मेरे बेटे की शादी का कार्ड। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गई, वरना बेवजह मुझे तेरे घर आना पड़ता, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे घर आऊं। तू ना अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ जाइए मेरे बेटे की शादी में। ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों का घर बस जाए, इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। वैसे मेरे आना तो मुश्किल होगा, मुझे अपने मायके जाना है। मेरी भतीजी की शादी है, लेकिन मेरे बहू बेटे जरूर आएंगे। वैसे अच्छा ही होगा कि तू ना आए मेरे बेटे की शादी में, क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया कि तेरी बहू के तो जुड़वा पति हैं। अरे अगर अब तेरी पूरी फैमिली आएगी तो तेरी बहू भी तो आएगी ना, फिर उसके साथ दोनों पति भी आएंगे, तो फिर ये सब देखकर शादी में पूरा समाज मजाक बनाएगा तुम लोगों का, और फिर मेरे बेटे की शादी खराब हो, मैं ये तो चाहूंगी नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कविता कि तुम लोग ना आना ही मत। बस करिए आंटी जी, दूसरों की किस्मत का ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले एक दिन आपका खुद ही मजाक उड़ जाए, आप ना मजाक का पात्र बन जाएं। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। अरे बहू, तू तो बुरा मान गई। मैं तेरा मजाक नहीं बना रही थी,
मैं तो तुम लोगों को समझा रही हूँ कि लोग ना तुम लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। मैं तो पड़ोसी होने का धर्म निभा रही थी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें आना हो तो तुम आ सकते हो। वो तो दिख रहा है सुनीता बहन, तुम हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो। इतने समझदार सब हैं आंटी जी। और रही बात जुड़वा पति की, तो हाँ है मेरे जुड़वा पति। और जब इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी है भला? आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ आपकी बहू के साथ हुआ होता और अगर मेरी सास की जगह आप होती तो आप क्या करती? आप किस्मत में लिखी चीजों को कैसे बदल देती? अपने स्वाभिमान की लड़ाई अब दीपा ने खुद ही लड़ी, क्योंकि वो अब ये सीख चुकी थी। दीपा की किसी भी बात का जवाब सुनीता के पास नहीं होता। उसकी बातों से केवल उसका ही नहीं बल्कि मोहल्ले वालों का भी मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद दीपा अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है और उस दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उनकी बहू के जुड़वा पति होने का मजाक नहीं उड़ाता और न ही किसी तरीके का कोई ताना मारता। भैया, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ, जरूरी काम था। क्या भैया? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि दीपा की जिंदगी में पहले ही बहुत खराब कर चुका हूँ, अब बस और नहीं करना चाहता। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और हमेशा साथ में ना खुश रहना। पर भैया, अचानक से अब क्यों जाना चाहते हो? अचानक से नहीं जा रहा, मैं सोच समझ के जा रहा हूँ। दीपा की जिंदगी मेरे कारण खराब हो चुकी थी, जिसको तूने संवारा। अब मैं फिर से उसकी जिंदगी खराब करने के लिए वापस आ गया। लेकिन अब नहीं भाई, अब तू उसका ध्यान रखियो और माँ का भी। चलता हूँ। पर भैया, कोई सवाल नहीं। रमा और अनिल की शादी कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी। रमा एक छोटे से गांव की लड़की थी। अनिल के लिए रमा को उसकी माँ सुषमा ने पसंद किया था। अरे 9 बज गए और मुझे फिर से आज उठने में देर हो गई। अब माँ जी मुझे बोलेगी। अभी जल्दी से नहाकर जाती हूँ रसोई में। माँ जी, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, सुबह जल्दी मेरी आँख नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं रमा बहू, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तो अनिल को जगा दे और मैंने सभी के लिए नाश्ता बना दिया है। तू भी बाहर बैठ और हम सब के लिए नाश्ता लेकर आ। ये माँ जी को क्या हो गया है? ठीक है माँ जी, मैं अभी अनिल जी को जगा देती हूँ। सुषमा और सभी साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। माँ, ये खाना देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने बनाया है? मतलब इस खाने का स्वाद बिल्कुल आपके हाथों का है। आपका अंदाजा सही है अनिल जी, ये खाना माँ जी ने ही बनाया है। मैंने तुमसे पूछा है क्या? बीच में क्यों घुसी तुम? हाँ, वैसे एक बात बताओ, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अच्छा, तुम क्यों बनाओगी? तुम तो महारानी हो इस घर की, जल्दी उठ ही नहीं पाई होगी। ये कैसे बात कर रहा है तू बहू से? शायद तू भूल रहा है कि रमा तेरी बीवी है। माँ, मैंने आपके कहने पे इस गांव वाली गवार से शादी तो कर ली, वरना आपको पता है मैं तो ऐसी लड़कियों को देखता तक नहीं। रमा अनिल की ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाती है। रमा का उदासी चेहरा देखकर सुषमा रमा से बोलती है, अरे रमा बेटा, अनिल की शुरू से ही मजाक करने की आदत है। तू इसकी बातों को दिल पर मत लगा और तू जा आराम कर अपने कमरे में। ठीक है माँ जी। रमा कमरे में जाकर बहुत उदास होकर कुछ न कुछ सोचने लगती है। अनिल जी को क्या हो गया? आज इतने गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शाम को समय से पहले ही खाना बना दूंगी और कल से मैं समय पर जल्दी उठूंगी और सबके लिए खाना समय से बना दूंगी। सुषमा अपनी बहू रमा को खाना बनाने के लिए रसोई में जाते हुए देख लेती है और मन में सोचती है, रमा बहू तो खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई है। कहीं सब्जी अटपटी सी ना बना दे, कहीं फिर से अनिल रमा बहू को सुनाने लग जाए। मैं बहू की खाना बनाने के बाद रसोई में जाऊंगी और खाना का स्वाद भी देख लूंगी। जो कम लगेगा तो मैं वो ठीक भी कर दूंगी। वाह रमा बेटा, खाना तो तूने सारा अकेले इतनी जल्दी बना दिया। मुझे तो तू यही डाल कर दे खाना। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। सुषमा रमा की सब्जी ठीक करने के बहाने रसोई में खाना खाने जाती है। सुषमा जब खाना खाती है तो सब्जी में नमक कम होता है। रमा जब बाहर जाती है तो सुषमा सब्जी में नमक डालकर खाने को सही कर देती है और सभी के लिए खाना लेकर आ जाती है। रमा बहू, तू भी बैठ जा, सबके साथ खाना खा ले। मैं परोस देती हूँ खाना सबके लिए। भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर बीमार हो तो मुझे बताओ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। अगर वो कहेंगे तो तुम मेरे साथ चलना,
वहाँ पे जाकर हम सारे टेस्ट करवाएंगे तुम्हारे। बयान कहाँ रहता है तुम्हारा? कितनी बार कहा है कि ये उल्टे सीधे चीजें मत खाया करो, लेकिन तुम तो मेरी मानती नहीं हो। अब बीमार हो गई ना? हाँ विजय जी, मेरी तबीयत ठीक है और मैंने आज खाना जल्दी खा लिया। सभी खाना खा के अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही रमा सबके लिए नाश्ता और अनिल के लिए ऑफिस जाने के लिए खाना तैयार कर देती है। सभी नाश्ता करते हैं, तभी अनिल बोलता है, माँ मैं काम पे जा रहा हूँ। रुकिए अनिल जी, मैंने आपके लिए लंच पैक कर दिया है, वो ले जाइए। मुझे नहीं ले जाना तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना। ऑफिस जाने के बाद क्या मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा? अरे तुम गाँव की लड़की हो, पता नहीं कैसे पैक किया होगा। अनिल रमा को इतना कुछ सुनाकर बिना खाना लिए ऑफिस चला जाता है। अनिल का ऐसे रमा को सुनाना सुषमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुषमा कुछ न कुछ सोचने लग जाती है। इस अनिल का क्या करूं मैं? कभी बहू के साथ अच्छे से बात ही नहीं करता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रमा के पास अनिल का फोन आ जाता है और रमा अनिल का फोन देखकर खुश हो जाती है और फोन उठाती है। तभी अनिल बोलता है, ओ महारानी, मेरे कपड़े पैक कर दो, मैं शाम को सभी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। रमा अनिल के कपड़े पैक ही कर रही होती है, तभी सुषमा रमा के कमरे में आती है और उससे बोलती है, रमा बहू, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? तू और अनिल कहीं हनीमून पर तो नहीं जा रहे? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी की कॉल आई थी। वो बोल रहे थे कपड़े पैक करने के लिए। अनिल जी अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, बस उसी की पैकिंग कर रही हूँ। सुषमा उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और रमा से बोलती है, रमा, तू अब से ये साड़ी पहनना बंद कर। आज से तू सूट पहनेगी और आगे से तुझे कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना। ठीक है माँ जी, पर माँ जी मेरे पास 2 सूट के अलावा अच्छे सूट नहीं है। तू एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा और मेरे साथ शॉपिंग करने चल। तुझे अच्छे अच्छे सूट दिलवा कर लाती हूँ और खबरदार कि तूने आज से साड़ी पहनी तो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। सुषमा और उसकी बहू रमा दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं और सुषमा रमा को अच्छे और फैंसी सूट और ड्रेसेस दिला देती है। रमा ड्रेस को देखकर सुषमा से बोलती है, माँ जी ये ब्लू वाली ड्रेस तो छोटी लग रही है, इसे मैं कैसे पहन सकती हूँ? अरे रमा बेटा, तू ये सब मत सोच, ड्रेस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये ड्रेस कल तू मूवी देखने जाएगी ना, तब पहन लियो। और ये शहर है, अब तू आदत डाल ले ये सब पहनने की। माँ जी ऐसे कपड़ों में मुझे अगर अनिल जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और पिताजी के सामने मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगी? रमा बेटा, तू अनिल की और अपने ससुर की चिंता छोड़ दे, वो सब तू मेरे ऊपर छोड़। और तू मेरी बेटी की तरह है और बेटी को खुश रखना माँ बाप का काम होता है। चल अब जल्दी घर चल, शाम हो गई। कल हमें अच्छे से तैयार होकर मूवी भी तो देखने जाना है। रिया और सुषमा शाम होते ही शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। तभी अनिल ऑफिस से आ जाता है और इतना सारा सामान देखकर बोलता है। तभी रमा को सूट पहने देखकर वो बोलता है, ये तुमने आज सूट क्यों पहना है? इसने बोला तुम्हें ये सूट पहनने के लिए? मैंने बोला है बहू को सूट पहनने के लिए और अब से ये सूट ही पहनेगी। माँ ये गाँव की है, आपकी बहू है, बेटी नहीं है जो सूट पहनने के लिए दे दिया। रमा मेरी बहू नहीं बेटी है और जैसा मेरा मन करेगा वैसे रखूंगी अपनी बेटी को। और खबरदार, तूने अगर रमा को कुछ भी बोला तो। ठीक है माँ, जो करना है आपको करो, मुझे क्या, मैं तो चला अपने दोस्तों के साथ घूमने। अनिल सुषमा की बात सुनकर 2 दिन के लिए अपने दोस्त के साथ घूमने चला जाता है। रमा तैयार हो गई तो आजा, चल जल्दी, आधी मूवी निकल जाएगी और वही ड्रेस पहनकर आना, नीली वाली। माँ जी मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसे ड्रेस पहनकर, और वो भी ससुराल में अपनी सास के सामने। वैसे माँ जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं सूट पहनकर। अरे रमा बेटा, तू भी सुंदर लग रही है और ये तेरा ससुराल नहीं घर है। मुझे अपनी सास नहीं सहेली समझ, मेरे साथ चल, समझी? रमा और उसकी सास सुषमा दोनों सहेली की तरह घूमने जाते हैं और पूरा दिन एंजॉय करते हैं। मूवी खत्म होने के बाद दोनों होटल में खाना खा के शाम को घर आ जाते हैं। आज तो मजा ही आ गया माँ, सारा दिन घूमे फिरे, खूब हंसे, खाया पिया, खूब एंजॉय करा। हाँ बेटा, आज तो मजा ही आ गया, पर हम दोनों ने साथ में एक भी फोटो नहीं ली। अरे हाँ माँ, फोटो क्लिक करना तो हम भूल ही गए। कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं फोटो। आ जाओ माँ। ये रमा और सुषमा सास बहू नहीं बल्कि दोनों सहेली की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।
रमा रोज घर में अब सूट पहनती और सुषमा को कुछ बताने से हिचकिचाती नहीं। रमा सुषमा से हर बात शेयर करने लग जाती है।